गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रज्ञा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 10वीं का जो अर्थशास्त्र का अध्याय हमने 2 शुरू किया था उसका सेकंड लेक्चर हम करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जो मानव की जो प्रमुख आर्थिक क्षेत्रक हैं वो कौन कौन से हैं। 3 क्षेत्रक मैंने आपको बताए थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक। अब हम उन्हीं तीनों की तुलना करेंगे, तीनों क्षेत्रों की तुलना करेंगे कि किस प्रकार से कौन से क्रियाकलाप में लोग ज्यादा लगे हुए हैं, किससे आमदनी ज्यादा होती है। अब देखें, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में के विविध उत्पादक कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। एक देश की अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्रक प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रक छोटे आकार के होते हैं। अब देखिए, 3 क्षेत्रक मैंने आपको बताया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। वैसे इनसे आगे चतुर्थ, पंचम और छठ जो क्षेत्र का वो भी आगे, लेकिन उनमें बहुत ही कम लोग अभी हैं। तो क्या कह रहे हैं कि एक देश में ना हो सकता है कि एक क्षेत्र की प्रधानता, जैसे कि भारत की बात करें, भारत में तो आज भी लोग कृषि कार्य ज्यादा करते हैं। 65% जनसंख्या क्या करती है, कृषि कार्य करती है। तो हो सकता है कि एक क्षेत्र की प्रधानता और हो सकता है कि 2 क्षेत्र की प्रधानता और बाकी क्षेत्रकों में लोग कम लगे हैं। तो ये बात कह रहा है कि अंतर पाया जाता है अलग अलग देशों में। अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि कौन से क्षेत्र में लोग काम करते हैं, कौन से क्षेत्र में लगे हुए प्राथमिक क्रियाएं करते हैं या फिर द्वितीयक क्रियाएं करते हैं या फिर तृतीयक क्रियाएं करते हैं। तो देखें, प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, आपकी बुक में जैसे दिया गया कि प्रत्येक क्षेत्र की वस्तुओं की हम और सेवाओं की हम कैसे तुलना करें, कैसे मेजरमेंट करें कि किससे कितना उत्पादन हुआ। क्योंकि अगर हम इन सब चीजों को लेकर इनका मेजरमेंट करना शुरू कर दे तो काफी मुश्किल होगा। तो देखिए, हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों ने सुझाव दिया है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि हम ये नहीं देखेंगे वस्तु और सेवा की मात्रा कितनी है या फिर वो कितनी मात्रा, उनकी संख्या कितनी है, और इसके लिए हम एक तरीका ढूंढेंगे, उनका मूल्य हम देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, कितना किलोग्राम गेहूं है, 10,000 किलोग्राम, और रेट कितना है 8 रुपए प्रति किलोग्राम, तो गेहूं का मूल्य कितना होगा 80,000 रुपए। 8 को 10,000 से गुना कर लीजिए तो गेहूं कितने का बिकेगा 80,000 रुपए का, यानी कि उत्पादन कितना हुआ 80,000 रुपए। मूल्य ही तो निकालना हमें, मूल्य हमें पता लगे चीज का। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखें, 10 रुपए प्रति नारियल की दर से अगर हम 5,000 नारियल बेचते हैं तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा 50,000 रुपए। यानी कि मूल्य कितना मिलता है वो हमारे लिए मेन है। गेहूं गाए तो 80,000 रुपए हमने कमाए, और अगर नारियल हमारे पास है तो हमने 50,000 रुपए कमाए। इसके बाद देखें अगला, इसी प्रकार तीनों क्षेत्रकों के वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त किया जाता है। जैसे प्राथमिक का अलग से निकाले हमने, प्राथमिक से कृषि है, मत्स्य है या फिर खनन है, इन सब क्रियाओं से मानव ने कितना कमाया उसको हम अलग जोड़ लेंगे। फिर द्वितीयक का देख लेंगे, द्वितीयक में विनिर्माण उद्योगों से कितनी आमदनी हुई। फिर तीसरे में सेवाओं से देख लेंगे, सेवाओं में लगे हुए जैसे कि डॉक्टर है, इंजीनियर, वो कितना कमाते हैं, उनकी सैलरी कितनी है, तो ये हम देख लेंगे। फिर तीनों का योग कर लेंगे तो क्या निकलाएगा, इन तीनों क्षेत्रकों का जो योगफल है वो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें एक देश की आमदनी का पता लग जाएगा। अब देखें, उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु की गणना करने की जरूरत नहीं है। अब एक कंफ्यूजन दिमाग में आता है कि अब जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ लेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगी। जैसे गेहूं का एग्जांपल लेते हैं, गेहूं है, गेहूं तो एक प्राथमिक उत्पाद है, लेकिन गेहूं का इस्तेमाल जैसे कि बिस्किट बनाने के लिए होता है, तो बिस्किट बनाएंगे और बिस्किट जो बनेगा वो तो एक द्वितीयक क्रियाकलाप में आ जाएगी, क्योंकि उसको तो फैक्ट्री में बनाया जाएगा, और उसको बेचेगा कौन, एक दुकानदार बेचेगा। तो तीनों मिल गए, प्राथमिक क्रिया क्षेत्रक में भी आ गया जब गेहूं का उत्पादन किया, द्वितीयक में भी आ गया जब उससे आटा बनाया, उससे बिस्किट बनाया, और तृतीयक में भी आ गया क्योंकि उसको एक दुकानदार ने बेचा। तो हम यहाँ पर केवल और केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना करेंगे, यानी कि बिस्किट का जो रेट है ना, बिस्किट कितने रुपए में बिका, वो हमारे लिए मेन है, ना कि हमारे लिए ये मुख्य है कि गेहूं कितने में आया, आटा कितने रुपए में मिला, ये चीजें हम नहीं देखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना करेंगे। ध्यान से समझ लें इसको, अंतिम वस्तु और सेवाएं क्या होती है, ये पूरी तरह से तैयार उत्पाद होता है, अर्थात इसका उपभोक्ता उपयोग के लिए उत्पादक से प्राप्त करता है। इसको क्या करता है, जो उपभोक्ता यानी कि जो यूज करने वाला, जैसे आपने खरीदा बिस्किट तो आप उपभोक्ता है, और उत्पादक जो बनाने वाला है वो उससे डायरेक्ट लेके प्रयोग करता है, वो इसमें कोई भी फेरबदल नहीं करता है। तो ये एग्जांपल आप अब आगे देखें किस प्रकार से हम इसको जोड़ेंगे, जो हमारा अंतिम मूल्य है वो कैसे निकलेगा। एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। उसने किसको बेचा, गेहूं एक किसान को आटा मिल के व्यक्ति को बेचा और 8 रुपए किलोग्राम के रेट से बेचा। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपए किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अब मिल वाले ने क्या करा, उसका गेहूं का आटा बना लिया और
उसने कितने में खरीदा था? 8 रुपए में, लेकिन अब उसको 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी, तेल जैसी चीजें और उपयोग करती है। अब जैसे चीनी भी चाहिए बिस्किट बनाने के लिए, तेल या घी जो भी चाहिए सामग्री वो ले ली सारी, और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को, अब देखिए उपभोक्ता का मेन योगदान है यहाँ पे, उपभोक्ताओं को 60 रुपए में यानी कि 15 रुपए प्रति पैकेट में बिस्कुट बेचती है। अब शुरुआत कहाँ से हुई थी? 8 रुपए से में गेहूं मिला, फिर 10 रुपए में आटा, अगर हम जोड़े तो ये तो 18 रुपए हो, लेकिन 18 का है, 8 रुपए गेहूं के और 2 रुपए तो पिसाई के लगे प्रति किलोग्राम आटे पे, और फिर उसने गेहूं के साथ, आटे के साथ चीनी, तेल भी मिलाया, तो अंतिम जो मूल्य आया, अंतिम जो प्रॉफिट हुआ वो तो केवल और केवल 60 रुपए का। ये तो सारे खर्च हुए हैं और अंतिम मूल्य कितना? 60 रुपए। तो सिर्फ और सिर्फ हम अंतिम मूल्य को जोड़ते हैं। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद जो उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। ना तो उपभोक्ता आटे को देखेगा आटा कितने रुपए का है, या फिर गेहूं है वो कितने रुपए का है, या फिर चीनी और तेल कितने रुपए लगा, उसे तो सिर्फ वो 15 रुपए बताने की 15 रुपए पर पैकेट के हिसाब से उसने बिस्किट खरीदे हैं। तो ये क्या है? अंतिम मूल्य है। दिए गए उदाहरण में गेहूं, आटा, तेल जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती है। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले ही शामिल होता है, इसलिए केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की जाती है। यानी कि जो 60 रुपए मैं बता रही थी ना आपको, खर्च हुए हैं उपभोक्ता से लिए गए हैं, वो अकेले बिस्किट के नहीं है। बिस्किट बनाने में जितना खर्चा है, जैसे कि चीनी कितने की लगी है, घी या तेल लगा है, या फिर उसमें आटा लगा है, वो सब शामिल होगा, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे। हम केवल और केवल अंतिम वस्तु का जो मूल्य है उसी को लेंगे। इसके बाद देखें, हम एक ही वस्तु की गणना बार बार नहीं करते, जैसे गेहूं और आटा, फिर बिस्कुट आदि। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। यानी कि हर एक क्षेत्र में जो अंतिम वस्तु बनेगी ना, वही बताएगी कि उस क्षेत्र में कितनी आमदनी उस देश में हुई है। प्राथमिक में ज्यादा आमदनी हुई, द्वितीयक में या फिर तृतीयक में। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादों को, अब ध्यान से देखिए आपका एक क्वेश्चन भी आज इसमें से बनेगा, तीनों क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी कि तीनों वस्तुओं से, तीनों क्षेत्रकों से एक देश को जितनी भी आमदनी होती है ना अंतिम वस्तु से, उसको क्या कहेंगे हम? उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहेंगे, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। यानी कि ये उस देश की आमदनी है, उसकी इनकम है, उस देश की सकल घरेलू उत्पाद उस देश का ये है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन का कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भारत में काम किसको दिया गया? केंद्र सरकार मंत्रालय को। अब देखिए योगदान कौन करता है इसका? यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य संबंधी सूचनाएं एकत्रित करता है, तब जीडीपी का अनुमान करता है, जिसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहा जाता है जैसे इंग्लिश में। इसके बाद देखें, ये तो हम जो हमने तुलना की वो। अब बात करते हैं कि अलग अलग देशों में किस क्षेत्र में लोग ज्यादा लगे हुए हैं। क्षेत्रकों के ऐतिहासिक परिवर्तन या फिर परिवर्तन जो आए हैं वो किस प्रकार से आए हैं पुराने समय से लेकर अब तक। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर यहाँ पे निकलेगा। अधिकांश विकसित देशों में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र ही आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। यानी कि शुरुआत से मानव ने कौन सा काम किया? प्राथमिक क्रिया तो सबसे पहले शुरू की थी जो प्रकृति पर निर्भर थी, जैसे कि कृषि करता था मानव, मछलियां पकड़ता था, मछलियां और माइनिंग, खनन कार्य करता था। तो ये सारे काम वो शुरू से कर रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई, कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब इसमें क्या था? कृषि प्रणाली में जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ ना तो उत्पादन बढ़ गया। इसके बाद शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में भी वृद्धि होने लगी। अब शिल्पकार आ गए, व्यापारी आ गए, क्रय विक्रय की गतिविधियां कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्यों से जुड़ गए। अब पहले तो प्राथमिक क्रिया थी, फिर जैसे द्वितीयक आए, फिर तृतीयक आएंगी, लेकिन अब भी लोगों के अधिकांशतः उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र से आती थी। अब जैसे कि उद्योग तो थे, लेकिन उनमें जो सामान आता था वो कहाँ से आता था? प्राकृतिक यानी कि प्राथमिक क्रिया से उनको मिलता था। लंबे समय के बाद, लगभग 100 वर्ष से भी ज्यादा समय इसमें लगा था, विशेषकर विनिर्माण की नई प्रणाली के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। अब लोग कारखानों में काम करने लगे। कुल उत्पादन की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। अब सेकंड टाइम जब आया, फर्स्ट में तो कौन था? प्राथमिक क्षेत्र महत्वपूर्ण था, लेकिन 100 वर्ष से अधिक समय बाद जब देखा गया तो द्वितीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ गया, यानी कि विनिर्माण उद्योगों का महत्व बढ़ गया। अब थोड़ा सा चेंज हो आएगा मेनली विकसित देशों में। विगत 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व, सेवा क्षेत्र किसको कहते हैं? तृतीय को ही कहते हैं। अगर लास्ट लेक्चर में आपने ध्यान से देखा हो तो विकसित देशों में अधिकांश श्रमजीवी लोग तृतीय क्षेत्र में लगे हुए हैं। यानी कि विकसित देशों में अगर आप देखेंगे तो वहां के ज्यादातर लोग क्या काम करते हैं? तृतीय सेवा में लगे हैं, जबकि विकासशील देशों में
कुछ देशों में तो जैसे भारत जैसे देशों में तो कृषि आज भी ज्यादा लोग करते हैं। दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र का महत्व भी अब बढ़ गया है। इसके बाद देखें, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज का होमवर्क क्या रहेगा फिर नोटबुक का, सेवा क्षेत्र में रोजगार के उत्पादन के समान अनुपात में वृद्धि। खालिस्तान आपको दिया गया, ऑप्शन में मिलेंगे नहीं हुई या हुई है, तो तृतीयक क्षेत्र में तो अनुपात में वृद्धि इतनी नहीं हुई है। मैं आंसर आपको यहाँ भर देती हूँ, बाकी ऑप्शन मिलेंगे आपको इसमें। किसी वर्ष में उत्पादित खालिस्तान का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। किसका मूल्य? सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। आपको मैंने बताया था ना कि हम क्या देखते हैं, सिर्फ अंतिम वस्तु और सेवा का कुल मूल्य देखते हैं, तो आपका खालिस्तान में आ जाएगा सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ये आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन है दोनों ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, आपका क्या रहेगा, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या कीजिए। अब तीनों गतिविधियां हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, क्या इनका विभाजन आवश्यक है? जैसे हमने इनका विभाजन कर लिया कि अलग अलग देश के लोग अलग अलग काम में लगे हुए हैं, तो ये क्यों जरूरी है? ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है। जैसे तो देखिए, हाँ, आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है, क्योंकि विभिन्न लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से जुड़े होते हैं। जैसे कि प्रतिदिन हम देखते हैं कि विभिन्न लोग विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे किसान है, हल चलाता है, धोबी कपड़े धोता है, अध्यापक पढ़ाता है, डॉक्टर रोगियों का उपचार करता है, कुछ लोग बैंक में जाते हैं, कुछ व्यक्ति दुकानदार है, फैक्ट्री में जाने वाले श्रमिक है। यानी कि सब लोगों के जो काम करने का तरीका वो अलग अलग है, उनकी इनकम है वो भी अलग अलग है। तो इन सभी लोगों का उद्देश्य आय प्राप्त करना है, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है, पैसा कमाना। वे सभी गतिविधियां जिनसे आय मिले आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, और इससे देश की अर्थव्यवस्था का महत्व स्पष्ट है। कि किसी देश के लोग क्या काम करते हैं, प्राथमिक काम क्रियाएं करते हैं, द्वितीयक या फिर तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए, ये बहुत जरूरी है उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि इससे उस देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी होती है, क्योंकि इससे उनको आय होगी, और किसी देश की आय से ही उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एनसीईआरटी का है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये है, इस अध्याय में आए प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए, चर्चा कीजिए। अब मैंने आपको बताया था कि चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे तृतीयक क्षेत्र को, चाहे आपका द्वितीयक क्षेत्र को, तीनों को किससे जोड़ते हैं? सकल घरेलू उत्पाद से, कि किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना है। तो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, प्रत्येक क्षेत्रकों को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही केंद्रित इसलिए करना चाहिए क्योंकि इन्हीं दो बिंदुओं से विभिन्न क्षेत्रों का योगदान पता चलता है कि कौन से क्षेत्र में लोग कार्य करते हैं, किसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान ज्यादा है। इनसे देश की अर्थव्यवस्था को समझने में सहायता मिलती है। जैसे ऊपर मैंने बताया ना, उसी प्रकार से इससे भी क्या पता लगता है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसे उदाहरण देखें, अधिकांशतः विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया कि प्रारंभ में यहाँ प्राथमिक क्षेत्र का महत्व रहा, लेकिन जैसे जैसे कृषि क्षेत्र विकसित हुआ, लोग अन्य कार्यों जैसे स्टील और व्यापार में लगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में तो सब देशों के लोग क्या करते थे, कृषि या फिर प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता गया ना, तो लोगों के काम बदलते चले गए। पहले द्वितीयक क्रियाओं में आए वो, फिर तृतीयक में। विगत 100 वर्षों में तो विकसित देशों में तृतीयक क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अब यहाँ सकल घरेलू उत्पाद व रोजगार की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व है। अगर हम देखें तो देखिए कितना बदलाव है। पहले लोगों को रोजगार किससे मिलता था? प्राथमिक क्षेत्र से, फिर द्वितीयक क्षेत्र से, और अब किससे मिलता है? तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है, रोजगार देने में भी और सकल घरेलू उत्पाद में भी उसी का योगदान ज्यादा है। तो इसलिए हम तीनों की गणना करते हैं। लेकिन भारत के मामले में थोड़ा सा उल्टा है। भारत में रोजगार के पैटर्न में बदलाव नहीं हो पाया है, कोई बदलाव नहीं आया है क्रियाओं से, लेकिन जीडीपी विकसित देशों के अनुसार तीनों क्षेत्रों में है। यानी कि जीडीपी अगर देखिए भारत की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें तीनों क्रियाओं का ही योगदान है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन आपका देखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन छाटे हैं हमने, अंतिम वस्तुएं कौन सी होती हैं? इसका आंसर मैंने दिखा रखा है बीच में, आप वहां से करें। और सकल घरेलू उत्पाद क्या है, इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म में जैसे कई बार आ जाती है जीडीपी की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर हिंदी में आप लिख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इनको अच्छे से फिर नोटबुक में बता रहे हैं, और साथ में चैप्टर को भी आप पढ़ें। थैंक यू।